नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, नहीं 4 डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के एनालिसिस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। तीसरा इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल, न्यूक्लियर वेपन्स फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। चौथा आर्टिकल हिंदू का, स्पेशल मैरिज एक्ट के क्रिटिसिज्म से संबंधित। नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के एनालिसिस के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। क्या है इस योजना में? इस योजना में इंडिया में फर्टिलाइजर्स के जो ब्रांड्स हैं ना, उनको ये बोला गया है कि आप जो फर्टिलाइजर बेचोगे ना, उस पैकेट पर सिर्फ 1/3 स्पेस पर आप अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ऊपर के 2/3 जो स्पेस है ना फर्टिलाइजर के पैकेट पर, आप उस स्पेस पर यह सब डलवाओगे भारतीय जन उर्वरक परियोजना, भारत यूरिया। यानी जिस भी टाइप का फर्टिलाइजर है ना, जैसे यूरिया है तो उसके आगे लिखा होगा भारत, यानी भारत यूरिया। दूसरे टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट है यानी डीएपी है, तो ये लिखा होगा भारत डीएपी, भारत एमओपी। मतलब जिस भी टाइप का फर्टिलाइजर होगा ना, उसके आगे भारत लिख दिया जाएगा और ऊपर होगा भारतीय जन उर्वरक परियोजना का नाम। 2/3 स्पेस में इतना ही होगा। नीचे 1/3 स्पेस में आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, इस केस में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अभी तक हमारे देश में फर्टिलाइजर्स इस प्रकार से बिकते थे। पूरी पैकेजिंग ऐसी होती थी जिसमें ब्रांड का नाम होता था, वो अपनी मार्केटिंग करते थे। लेकिन अब सरकार का कहना है 2 अक्टूबर 2022 से अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको एक ही ब्रांड के अंडर अपना ये प्रोडक्ट बेचना होगा जिसका नाम होगा भारत, मतलब भारत आगे और पीछे जिस टाइप का फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा, क्या तर्क हो सकता है सरकार का इस योजना के पीछे? मतलब सरकार ये योजना लेकर ही क्यों आई, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग रही है। सरकार के कुछ जो आर्गुमेंट्स हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, सरकार का कहना है देखो हम फर्टिलाइजर्स पर किसानों को इतनी ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। आपको पता है ना, फर्टिलाइजर की मार्केट को सरकार बहुत कंट्रोल करती है। सरकार प्राइस पर कैप करती है कि इससे ज़्यादा आप दाम नहीं रख सकते फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर कंपनीज किसानों को कम दाम पर अपना फर्टिलाइजर बेचती है। फर्टिलाइजर कंपनीज बदले में सरकार कंपनसेट करती है फर्टिलाइजर कंपनीज को। इस वजह से किसानों को फर्टिलाइजर्स सस्ते मिल पाते हैं। तो सरकार का कहना है हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं फर्टिलाइजर की सब्सिडीज पर ताकि किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिल सके, तो कम से कम किसानों को पता तो लगना चाहिए ना। हर एक पैकेट पे मान लीजिए स्कीम का नाम होगा प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, तो किसानों को पता लगेगा कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आपको अगर सस्ता फर्टिलाइजर मिल रहा है तो इसके लिए सरकार पैसा दे रही है। अभी बहुत से किसानों को पता भी नहीं लगता, उन्हें लगता है कि इतने ही दाम है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इस परियोजना के आने के बाद किसानों को पता लगेगा कि टैक्स पेयर्स का पैसा आपके पास में आ रहा है फर्टिलाइजर सब्सिडी की फॉर्म में। इसके बाद आता है सरकार का दूसरा मेन आर्गुमेंट, क्योंकि देखो सरकार ही ऑलमोस्ट सभी फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देती है। तो मान लीजिए कोई ए फर्टिलाइजर है जो साउथ इंडिया में ज़्यादा बिकता है। अब कुछ किसान ऐसे हैं जो उसी फर्टिलाइजर को यूज करना चाहते हैं, साउथ इंडिया वाले फर्टिलाइजर को, तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को भेजती है नॉर्थ इंडिया में। भेजने में ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा भी आया होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी रेट में ऐड कर दिया जाता है प्रोडक्ट के, और ट्रांसपोर्ट का वो खर्चा भी फिर सरकार को देना पड़ता है। फ्रीट कॉस्ट भी सरकार को देनी पड़ती है। तो सरकार का ये कहना है जब पूरे देश में फर्टिलाइजर एक ही ब्रांड से उपलब्ध होगा जिसमें आगे भारत लिखा होगा, तो ना
किसान फिर ये नहीं बोलेंगे कि हमें वो साउथ इंडिया वाला ब्रांड चाहिए, किसानों के लिए सारे ब्रांड सेम हो जाएंगे। इससे फ्रीट का जो कॉस्ट है ना, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा। तो ये दो मेन आर्गुमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए हैं इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। हालांकि छोटे छोटे आर्गुमेंट्स और भी हैं जो इनडायरेक्ट हैं। फायदा जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए काफ़ी बार फर्टिलाइजर्स को जो डाइवर्ट कर दिया जाता है ना, वो डाइवर्जन थोड़ा रुकेगा। दूसरे देशों में फर्टिलाइजर्स की स्मगलिंग हो जाती है, वो स्मगलिंग रुकेगी इस परियोजना के कारण। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करें डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है इस स्कीम का। सबसे पहले पॉइंट पे आइए। सरकार का ये कहना, अगर सभी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स का एक ही नाम होगा जो भारत से स्टार्ट होगा, तो फिर देश के एक हिस्से में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड दूसरे हिस्से में नहीं होगी। इससे फ्रीट कॉस्ट बच जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बच जाएगा। सरकार के अपने एडमिशन के अनुसार, राइटर के अनुसार, टोटल जो सब्सिडी बिल है ना 2,25,000 करोड़ का, उसमें फ्रीट कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट सिर्फ 6,000 करोड़ है। लेकिन इसके लिए सरकार जो सॉल्यूशन लेके आई है वो सॉल्यूशन काफी खराब है, क्योंकि अब देखो 2/3 स्पेस में तो परियोजना का नाम होगा, ब्रांड का नाम नहीं होगा, सारे नाम प्रोडक्ट के नाम भारत से स्टार्ट होंगे, और नीचे के 1/3 स्पेस में जो कि ब्रांड का नाम होगा, तो ना अब कंपनीज को थोड़ा कम इंसेंटिव होगा मार्केटिंग का। पहले वो बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन चलाती थी किसानों से कनेक्ट होने के लिए, फार्मर कनेक्ट, लेकिन अब वो ये सब चलाना छोड़ देंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज काफी कम हो जाएंगी। धीरे धीरे फ्यूचर में हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम हो जाए इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स एक ही नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर अपने प्रोडक्ट्स को वो कस्टमाइज नहीं करेंगे, नए नए न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक ही नाम से तो फर्टिलाइजर बिकेगा, फिर क्या फायदा नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने का, क्या फायदा। तो आने वाले समय में अगर प्राइवेट कंपनीज का इंटरेस्ट नहीं रहेगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। फिर जो सरकारी कंपनीज हैं वो अपना एक्सपेंशन करेंगी। लेकिन आपको भी पता है जब सिर्फ सरकारी कंपनीज की मोनोपोली होती है ना, तो फिर उस सेक्टर में इनोवेशन नहीं आ पाता। इनोवेशन आता है प्राइवेट कंपनीज के कारण। चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, जब सिर्फ बीएसएनएल था तो क्या हालात थे, लेकिन आज हमारे देश में देखिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन, खास करके जियो ने कितना रेवोल्यूशन लाया है। इवन आप एयरलाइन सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ एयर इंडिया था तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था एविएशन सेक्टर। आज हमारे देश में एविएशन सेक्टर की कितनी बढ़िया हालत है, आप देख लीजिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर जहां पे इन्वॉल्व होता है ना, एफिशिएंसी आती है ऑपरेशंस में, नई नई इनोवेशन आती है। बट इस परियोजना के कारण वो सब होना बंद हो जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार का यह कहना है किसानों को पता लगना चाहिए कि कितना सब्सिडी आपको मिल रही है। हर एक कट्टा जो आप फर्टिलाइजर का खरीदते हो उसमें सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो राइटर कहते हैं उसके लिए देखो एक चीज ये की जा सकती थी, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम है ना, एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है 2-2 हज़ार की, डायरेक्ट पैसा जाता है किसान के खाते में। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा भी डायरेक्टली किसान के खाते में डाला जा सकता है ना। मतलब कि बजाय मैन्युफैक्चरर को सरकार सब्सिडी का पैसा दे और मैन्युफैक्चरर कम दाम में फर्टिलाइजर के पैकेट बेचे किसान को, इससे अच्छा है कि सब्सिडी का पैसा आप किसान के अकाउंट में डाल दो। किसान को पता लग जाएगा कि सरकार देखो मुझे 3,000 रुपये दे रही है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, उसको पता लग जाएगा। ऑलरेडी देखो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चल ही रही है, डेटा है, डेटा की भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पॉइंट है जो आंसर में लिख नहीं सकते। राइटर कहते हैं सरकार पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है इस स्कीम की सहायता से, जो कि गलत है। पॉलिटिकल पॉइंट हमारे काम का नहीं है। तो कुल मिला के एनालिसिस आपने समझ लिया ना, पक्ष में क्या पॉइंट्स हैं और विपक्ष में क्या पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट राइटर ये बोलते हैं देखो इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है, लेकिन सरकार फर्टिलाइजर के दाम ना थोड़े से भी नहीं बढ़ने देती। कम से कम जैसे जैसे इन्फ्लेशन आ रही है उतना तो आप फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने दे सकते हो। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजर के दाम थोड़े से बढ़ते हैं ना, तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि आपने फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ा दिए, और सरकार को डर लगता है कि किसान हमें वोट नहीं देंगे,
इसके चलते फिर सरकार फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ाती नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वन नेशन वन फर्टिलाइजर कंसेप्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना राइटर आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारे लोगों का जिक्र करते हैं, जैसे चमल एक ड्राइवर है श्रीलंका में, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाता है। वो वाकिफ है इस बात से कि इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को इस मुश्किल की घड़ियों में। और कुछ लोगों का जिक्र किया जाता है, जैसे वेलावाया एक पर्सन है ऊवा प्रोविंस में श्रीलंका के। वेलावाया जो है वो सिन्हाली फार्मर है। उसे पता है कि मई से अगस्त के बीच में कल्टीवेशन का जो सीजन है ना, इस सीजन में उसकी पैदावार अच्छी होगी और इसमें इंडिया ने रोल प्ले किया है क्योंकि इंडिया ने केमिकल फर्टिलाइजर्स की सप्लाई की है। अदरवाइज तो पिछले सीजन में 50% फसलों का नुकसान हो गया था क्योंकि फर्टिलाइजर्स की सप्लाई नहीं हो उसकी थी। समझ गए? मतलब पॉइंट ये है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपको पता है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है। ये बात श्रीलंका के लोगों को पता है, इंडिया की गुडविल पैदा हुई है। इवन वो लोग जो श्रीलंका में इंडिया के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं वो भी फिलहाल चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है इंडिया मदद कर रहा है। इंडिया ने अभी तक श्रीलंका को क्राइसिस से निपटने के लिए $4 बिलियन की मदद की है। लेकिन देखो और भी मदद की जा सकती है, इवन पैसों की नहीं, दूसरे एरियाज में इंडिया मदद कर सकता है। इंडिया के पास बहुत नॉलेज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है बहुत सारी चीज़ों में, तो श्रीलंका की मदद कर सकता है इंडिया अलग अलग एरियाज में। जैसे सबसे पहले आप बात कीजिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की। अब जैसे देखो श्रीलंका में ना अभी मिल्क पाउडर बहुत इंपोर्ट हो रहा है। डेयरी सेक्टर इंडिया श्रीलंका में इतना डेवलप नहीं है। ऑन एन एवरेज श्रीलंका जो है एक साल में $315 मिलियन के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। अब श्रीलंका में देखो फॉरेन रिजर्व वैसे ही खाली हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना जिसमें उसके इतने पैसे चले जाते हैं, तो ये तो श्रीलंका के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है ना। श्रीलंका जितना टोटल इंपोर्ट करता है उसका 1.5% है डेयरी प्रोडक्ट्स। इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में आपको पता है बहुत आगे है, सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। तो इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है अपने डेयरी सेक्टर को डेवलप करने में, ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना हो। उसके दो मतलब देखो बहुत बड़ी चीज़ है, दूध इतना महंगा हो गया, पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं लेकिन वो दूध खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने आप में कितनी दुखद बात है। तो इस मामले में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है डेयरी सेक्टर को डेवलप करने में, क्योंकि श्रीलंका में प्रोडक्ट्स पोटेंशियल काफ़ी है। श्रीलंका में रेन अच्छी खासी होती है। इसके साथ साथ देखो वैसे 20 साल पहले ना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो कि इंडिया का है, इन्होंने श्रीलंका की एक कंपनी के साथ में टाई अप तो किया था, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। राइटर कहते हैं उस एग्जाम्पल को ना मानते हुए फिर से एक बार प्रयास करना चाहिए इंडिया को श्रीलंका के डेयरी सेक्टर को डेवलप करने में। और चीज़ें जैसे पोल्ट्री सेक्टर है, ये भी अभी श्रीलंका में क्राइसिस में है ये सेक्टर, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। इनपुट की कॉस्ट जैसे देखो अब इन मुर्गियों को कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना, जैसे कई बार मेज खिलाया जाता है, मेज मतलब मक्का, लेकिन अभी सफिशिएंट मक्का उपलब्ध नहीं है, मेज उपलब्ध नहीं है श्रीलंका में जो कि मुर्गियों को खिलाया जा सके। तो इससे जो फीड प्रोड्यूसर है ना उनको दूसरे हाई कॉस्ट अल्टरनेटिव्स पर निर्भर होना पड़ रहा है इस पोल्ट्री सेक्टर को सरवाइव रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए। तो क्राइसिस में है ये सेक्टर भी, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। इवन जो एनिमल और वेटनरी मेडिसिन है ना वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, उनकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस एरिया में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है। देखो वैसे श्रीलंका में काफ़ी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, लेकिन मतलब जाहिर तौर पर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ तो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली हैं। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ना श्रीलंकन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर सकती हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी एक ऐसा एरिया है जिसमें इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है। एनर्जी फ्रंट में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है।
लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रहे, 2016 में 500 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट संपूर में आने वाला था, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। तो इंडिया श्रीलंका की मदद तो कर सकता है, लेकिन इंडिया भी स्टेबिलिटी चाहता है। हाल ही में अदानी ग्रुप का एक विंड पावर प्रोजेक्ट है, $500 मिलियन का है। इसे नॉर्दर्न प्रोविंस में अप्रूवल मिला। नॉर्दर्न श्रीलंका का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है ना, वहां पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कहने का पॉइंट क्या है, एनर्जी सेक्टर में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है। श्रीलंका में देखो जो एमएसएमईज है ना, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, वो काफ़ी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में भी एमएसएमईज बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। बट दिक्कत पता क्या है, श्रीलंका में एमएसएमईज अपने पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रही हैं कई सारे रीजंस के कारण, जिसमें सबसे मेन है लो एडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजीज को एमएसएमईज अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं श्रीलंका में। इंडिया मदद कर सकता है। जैसे देखो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं डिजिटल एमएसएमईज, रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। हालांकि इंडिया में भी एमएसएमईज के डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है, बट इंडिया ने जो कुछ सीखा है ना एमएसएमई से संबंधित, वो श्रीलंका के साथ शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस ओपन कर सकती हैं श्रीलंका में। स्कूल एजुकेशन में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है। स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स इस्टेब्लिश करने में इंडिया श्रीलंका की मदद कर सकता है। लिस्ट लंबी है, राइटर कहते हैं लिस्ट बहुत लंबी है। इंडिया ये प्रोविजन कर सकता है कि श्रीलंका के ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोंक इंडिया में विजिट करें। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इससे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या लेना देना। मतलब आपको कोई लिंक समझ में आ रहा है कि श्रीलंका के बुद्धिस्ट मोंक्स जब इंडिया में आएंगे तो इसके लिए इंडिया को प्रोविजंस करने चाहिए, इंडिया को फ़ायदा होगा ना। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से इसका क्या लेना देना, समझ गए। मतलब लिंकेज की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल ये जो पॉइंट है वो फिट नहीं हो रहा है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, वैसे तो देखो इंडिया श्रीलंका की मदद करे ना तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो श्रीलंका के सभी रीजन्स में, लेकिन स्पेशल अटेंशन इंडिया के द्वारा दिया जा सकता है नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को। नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज़ रहते हैं जिन्होंने लंबा सिविल वार झेला था, उनकी इनकम लेवल ऑलरेडी कम है, उनका जीडीपी में श्रीलंका की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, तो इन पर इंडिया स्पेशल ध्यान दे सकता है। और एक चीज़, श्रीलंका की सिविल सोसाइटी, वो लोग जो इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, उनको भी इंडिया की इस मदद को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि पहले जो वो इंडिया के अगेंस्ट फीलिंग्स रखा करते थे वो अब रखना छोड़ दें, क्योंकि मुश्किल की घड़ियों में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में से हम मेन पॉइंट्स निकालें उससे पहले ना थोड़े बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं। एनपीटी ट्रीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, 1968 में आई थी और फोर्स में आई 1970 में, मतलब साइन हो गई थी 68 में और फोर्स में आई 1970 में। है क्या ये ट्रीटी? 1968 से पहले वो देश जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर चुके थे ना, वो सारे देश जिनकी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस और रशिया, उस समय यूएसएसआर था, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ठीक है। लेकिन ट्रीटी में कहा गया था कोई और देश न्यूक्लियर वेपन ना हासिल कर पाए। मतलब समझ रहे हो, उस समय विभिन्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये देश तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि ये मान लिया जाए कि ये देश सिर्फ रख सकते हैं, बाकी कोई देश अब आगे से अडोप्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करेगा। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी 68 में, आई 70 में। समय समय पर ना इस ट्रीटी का रिव्यू चलता रहता है। पहले क्या हुआ करता था, जब भी इस ट्रीटी का रिव्यू हुआ करता था ना, तो इंडिया बहुत विरोध किया करता था कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ आपने तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, जब हमें डेवलप करने की बारी आई तो आप ये ट्रीटी ले आए। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। और जब भी इस ट्रीटी का रिव्यू होता ना, एक निश्चित समय के बाद इंडिया अपनी आवाज उठाता, इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी इन्वेस्ट करता इस ट्रीटी का विरोध करने में। देखो इंडिया ने ना 1974 में एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद
यूएसए पूरी तरह से तिलमिला गया। उस समय इंडिया के यूएस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, यूएसएसआर का इंडिया को साथी माना जाता था। तो यूएसए ने कहा कि इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल कहां से आया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आगे से इंडिया और इंडिया जैसे देश न्यूक्लियर फ्यूल ना हासिल कर सके, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए एक ग्रुप बना था एनएसजी। तो देखो तब से लेके इंडिया पर यूएसए का शक था कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है। तो यूएसए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज करता था पता लगाने में क्या इंडिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। एक समय तो ऐसा आया था 90s में जब यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया की सरकार के सामने सबूत रख दिए थे कि ये देखो आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हो। तो इंडिया को उस समय ना काफी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। इंडिया छुप छुपा के अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा था और यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया की सरकार के सामने सबूत रख दिए, आप ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर सैंक्शंस हम लगा देंगे। उसके बाद फाइनली 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया। लेकिन देखो तब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। सिचुएशन चेंज इस प्रकार से हो चुकी थी कि चाइना उस समय ना काफी तरक्की कर गया था, यूएसए को चाइना से खतरा महसूस होने लगा था। तो इंडिया ने बोला कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप किया है चाइना के अगेंस्ट। तो इसलिए 98 के न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपेरिमेंट के बाद में इंडिया के खिलाफ जो सैंक्शंस लगे थे ना वो ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाए, क्योंकि यूएसए को लगा कि इंडिया एक अच्छा साथी हो सकता है चाइना के अगेंस्ट। इंडिया की इकोनॉमी भी काफी तेजी से ग्रो करने लगी थी। बाद में 2005 में यूएसए के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन हुआ। लेकिन देखो उस समय ना इतना क्रिटिसिज्म हुआ था उस डील का, इवन 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था यूपीए की सरकार के अगेंस्ट कि इंडिया यूएसए के साथ क्यों न्यूक्लियर डील साइन करने जा रही है, इससे हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में आ जाएगा, हम यूएसए का छोटा साथी बनने जा रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, हमें यूएसए से न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं परचेज करने चाहिए। इतना क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन हुआ क्या, उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में आज तक इंडिया ने यूएसए से एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर परचेज नहीं किया है। हालांकि तो ये सारा एक बैकग्राउंड, एक बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। अभी हाल ही में ना एनपीटी ट्रीटी का 10वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। अब ना इस रिव्यू कॉन्फ्रेंस के बारे में इंडिया ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, जितना इंडिया पहले बोला करता था। इंडिया में कुछ खास इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ नहीं इस रिव्यू कॉन्फ्रेंस के प्रति, कोई सहमति भी नहीं बन सकी। इस रिव्यू कॉन्फ्रेंस में पावर्स के बीच में, ग्रेट पावर्स के बीच में ना आज के समय में डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो पहला पॉइंट भी है। देखो जब कोल्ड वार चल रहा था ना तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन एक बात को लेकर ना दोनों कोऑर्डिनेट जरूर किया करते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा देश ना हासिल कर सकें। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दोनों देश कोऑर्डिनेशन जारी रखते थे, इतना ज़्यादा नफरत होने के बावजूद। लेकिन ना इस बार रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई ना तो इतना ज़्यादा डिवाइड बढ़ चुका है दोनों के बीच में कि अब वो पहले जैसा वो नहीं रहा कि हाँ आपस में बेशक लड़ते रहें लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कोऑर्डिनेशन करेंगे बस, बट वो भावना अब खत्म हो गई है। इससे पहले देखो जब भी ये रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ना एनपीटी की, उसमें सहमति इस इशू की वजह से नहीं बन पाता था क्योंकि इजराइल और ईरान ये आपस में लड़ते रहते थे। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ईरान डेवलप करना चाहता है। इवन पिछली जो एनपीटी की रिव्यू कॉन्फ्रेंस है ना वो इस बात पे एग्रीमेंट नहीं हो उसका था क्योंकि मिडिल ईस्ट जोन फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ देश इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए इजराइल को अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ना था। इजराइल इसके लिए राजी नहीं था। लेकिन इस बार पता किस इश्यू पे दिक्कत आई, जो फाइनल डॉक्यूमेंट था ना उसमें यह बोला गया यूक्रेन में वार चल रहा है ना, तो यूक्रेन में वार चल रहा है, वहां पे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के साउथ ईस्ट में। ये देखिए यहां पर अभी रशिया का कंट्रोल है और कुछ भी गलत हुआ तो बहुत भयानक न्यूक्लियर इमरजेंसी आ सकती है। यह बात बोली गई थी। रशिया को यह बात अच्छी नहीं लगी तो किसी बात पे एग्रीमेंट नहीं हो उसका इस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा पॉइंट, पहले क्या हुआ करता था एनपीटी की रिव्यू कॉन्फ्रेंस में, वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ना वो बोला करते थे कि भैया आप भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़िए ना, हमने तो मान लिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं डेवलप करेंगे, हमने एनपीटी ट्रीटी को साइन किया, बट आप भी तो अब छोड़िए ना अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बड़ी पावर्स है ना जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं
न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने की बात तो दूर, इवन आर्म्स कंट्रोल को लेकर बात भी नहीं हुई। अब तो बल्कि बड़ी पावर्स ये कहने लगे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी है। तीसरा पॉइंट, अभी देखो रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। रशिया न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो शुरू में तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे रशिया धमकी दे रहा है यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स की, लेकिन इवन पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर भी रख दिया था। लेकिन उसके बाद फिर रशिया काफी पीछे हट चुका है। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा न्यूक्लियर वार को नहीं लड़ा जाना चाहिए, न्यूक्लियर वार को नहीं जीता जा सकता। तो मतलब रशिया अब न्यूक्लियर वेपन की धमकी पर पीछे हट गया है। देखो बेशक रशिया ने अपना न्यूक्लियर की जो तलवार है वो पीछे रख दी हो, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत में यूक्रेन वार के स्टार्टिंग में रशिया ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट किया था, उसके बाद तो देखो ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के मन में होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए जाएं। जैसे जापान, साउथ कोरिया जैसे देश हैं, इनको नहीं लगता कि यूएस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। जापान में, साउथ कोरिया में, ऐसे देशों में अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि हमें खुद के न्यूक्लियर वेपन्स अब रखने चाहिए। यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है, हम अभी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स की छतरी के नीचे हैं, लेकिन समय आने पर यूएसए हमारा साथ निभाएगा, इस बात पर डाउट होने लगा है इन देशों को। इवन देखो अब क्लाइमेट चेंज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और विभिन्न देशों ने कमिटमेंट की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत बढ़िया सोर्स है। हालांकि कुछ कंसर्न्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, जैसे फुकुशिमा में जापान में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, एमिशंस हो गया था, उसके बाद से विभिन्न देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी पर ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन देखो अगर थोड़ी सेफ्टी बढ़ती जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में काफ़ी प्रयासों के बावजूद सिर्फ 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अब और सोचना चाहिए। इसके बाद देखो चाइना के बारे में बोला जाता है, चाइना अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहा है ना, और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। तो इंडिया को भी अपना क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए। इंडिया के पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए कि हम चाइना का सामना कर सकें, तभी तो वो फिर क्रेडिबल डेटरेंस होगी ना, तभी हम चाइना को रोक पाएंगे। अभी मान लीजिए इंडिया के पास सिर्फ 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास 10,000 हैं या फिर 1000 हैं, तो कैसे हम चाइना को रोक पाएंगे? समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित। अब इसके बाद एक आर्टिकल ना स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो स्पेशल मैरिज एक्ट में ना प्रोविजन ये है, एक अगर कोई लड़का लड़की जो बालिग हैं वो कोर्ट में शादी करना चाहते हैं ना, तो 30 दिन पहले उन्हें ना मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ता है। इसके खिलाफ ना पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जिस पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की गई उसने कहा कि ये गलत है, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, क्योंकि 30 दिन पहले मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो पब्लिक को पता लग जाएगा ना, मेरी प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन मैं किसी को बताए बिना शादी करना चाहती थी या करना चाहता था, तो ये गलत है। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के भी अगेंस्ट है, जो कि इक्वालिटी से संबंधित आर्टिकल्स हैं। क्योंकि दूसरे धर्मों के जो पर्सनल लॉज है ना, फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉज, वहां तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो फिर मैं कोर्ट में शादी करने के लिए क्यों देना पड़े। अब जिस पिटिशनर ने पिटीशन डाली थी ना सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी शादी तो हो चुकी है, तो आप क्यों पिटीशन फाइल कर रहे हो। तो फिर पिटिशनर ने कहा कि हम दोबारा से PIL डालेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे इस इशू पे। वैसे एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, नंदिनी परवीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में। अब मेन इशू पता क्या है, राइटर के अनुसार मेन इशू ये है, बहुत बार ना ऐसा हो जाता है जैसे लड़का लड़की अलग अलग कास्ट के हैं या फिर अलग अलग धर्म के हैं, वो शादी करना चाहते हैं कोर्ट में, उन्हें 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है ना। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजंस हैं, कई बार इवन ये बोल दिया जाता है कि नोटिस जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, हम शादी करने वाले हैं, वो आप अखबार में छपवाइए, या फिर वो पब्लिक नोटिस में डाल दिया जाता है एक जगह पे। कई स्टेट्स में ऐसा प्रोविजन है, वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। अब होता क्या है, बहुत से लोग जो इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो ना लड़की लड़के के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि आपके बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, मत करने दीजिए, गलत है। समझ रहे हो? ये चीज़
राइटर को सही नहीं लगती कि इससे तो फिर कई बार ना मैरिज हो नहीं पाती मर्जी के हिसाब से, 30 दिन पहले बताने वाली जो चीज़ है ना खराब है। आमतौर पर जो मैरिज ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एसडीएम, उनका रवैया भी ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स को बता देते हैं जानबूझ के कि देखो आपके लड़का लड़की इंटरकास्ट या फिर इंटररिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, तो लड़का लड़की चाहते हैं ये चीज़ें मत बताई जाए हमारे पेरेंट्स को। तो ये इशू है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है। मतलब देखो, जो शादी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू है, मैं अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो ये थे हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।